हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको सार्थक अंकों के बारे में कुछ बताऊंगा। मापन के समय जब हम गणनाएं करते हैं तो उस समय सार्थक अंक हमारे परिणाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्थक अंकों की परिभाषा की। किसी मापन के वे सभी अंक जो यथार्थपूर्वक ज्ञात हों सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी मापन के वे सभी अंक जो यथार्थपूर्वक ज्ञात हों सार्थक अंक कहलाते हैं। देखिए बच्चों, जब हम मापन करते हैं तो मापन दो प्रकार से किया जाता है। पहले मापन में हम सिर्फ संख्याओं का प्रयोग करते हैं, गिनती का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 दर्जन केले सदैव 12 केले होते हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई स्केल, तराजू, घड़ी या अन्य कोई यंत्र प्रयोग नहीं करना होता। इस तरह के मापन को काउंटेबल कहते हैं, जिसको आप सिर्फ काउंट करके बता सकते हैं। जैसे अगर किसी कमरे में कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं और आपको उन कुर्सियों को गिनने के लिए कहा जाए तो आपको इसके लिए किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह के मापन को काउंटेबल मापन कहेंगे। दूसरी प्रकार के मापन वे होते हैं जिसके लिए आपको किसी डिवाइस, किसी यंत्र की आवश्यकता होगी। जैसे यदि आप किसी वस्तु की लंबाई नापना चाहते हैं तो आपके पास स्केल होना चाहिए। यदि आप किसी वस्तु का भार ज्ञात करना चाहते हैं तो आपके पास तराजू होना चाहिए। और यदि आप समय जानना चाहते हैं तो आपके पास घड़ी होना चाहिए। इस तरह के मापन को नॉन काउंटेबल मापन कहा जाता है। तो जब हम एक नॉन काउंटेबल मापन किसी यंत्र की सहायता से करते हैं तो यंत्र की अल्पतमांक की एक सीमा होने के कारण हमारा संपूर्ण मापन यथार्थ नहीं होता है। तो इसीलिए हमें सार्थक अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम एक बार फिर परिभाषा को देखते हैं। किसी मापन के वे सभी अंक जो यथार्थपूर्वक ज्ञात हों सार्थक अंक कहलाते हैं। देखिए, किसी मापन में सार्थक अंकों के निर्धारण के लिए कुछ नियम हैं। इन नियमों की सहायता से हम किसी मापन में सार्थक अंकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक नियम के बारे में उदाहरण सहित बताऊंगा।
देखिए, पहला नियम, जो फर्स्ट हमारे पास नियम है, उसके अनुसार सभी गैर शून्य अंक, ऐसे अंक जो शून्य के अलावा हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। ये पहला नियम है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। देखिए, आप इसे इस तरह से समझिए, हम एक उदाहरण लेकर के चलेंगे। मान लीजिए आपको एक मापन दिया गया 2.923। आप देख सकते हैं कि इस मापन में सभी अंक गैर शून्य हैं, यानी ये अंक, कोई भी इसमें अंक शून्य नहीं है। तो नियम के अनुसार जितने भी अंक गैर शून्य होंगे, जैसे 2 9 2 3, ये सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। अब यदि आपको इस मापन में सार्थक अंकों की संख्या बतानी हो, तो इसमें सार्थक अंक होंगे, कितने होंगे? 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा पहला नियम हुआ, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। अगर आप एक और उदाहरण देखना चाहें, अगर आपको बताया गया कि 112.9, ये एक मापन आपको दिया गया, तो इसमें 1 सार्थक अंक होगा, 2 सार्थक अंक होगा, 9 सार्थक अंक होगा। तो इस मापन में सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। तो देखिए, जो पहला नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दो गैर शून्य अंकों के मध्य के सभी शून्य सार्थक होते हैं। यदि आपको कोई मापन दिया गया है और उसमें कुछ शून्य गैर शून्य अंकों के मध्य में दिए गए हैं, तो वो सभी सार्थक होंगे। देखिए, हम इसको भी उदाहरण से समझेंगे। आपको एक मापन दिया गया है 2.0009 और आपसे पूछा गया कि इस मापन में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो नियम नंबर 1 के अनुसार 2 और 9 ये तो सार्थक होंगे। अब नियम नंबर 2 के अनुसार यदि कुछ जीरो गैर शून्य अंकों के मध्य में आ जाती हैं, तो उन्हें भी सार्थक माना जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये तीनों शून्य भी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4 एंड 5। देखिए, इसी प्रकार यदि आपको एक मापन दिया हुआ है 5005, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए, दोनों जो 5 हैं गैर शून्य अंक हैं, इसलिए सार्थक होंगे, और क्योंकि 0 गैर शून्य अंकों के मध्य में आई हुई हैं, तो इसलिए ये भी सार्थक होंगी।
तो इस तरह हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 4 सार्थक अंक होंगे। क्या आपको दूसरा नियम समझ में आ गया? चलिए अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। देखिए इसका भी आप एक उदाहरण समझिए। अगर आपको एक संख्या दी गई है 0.00025 और आपसे पूछा गया कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो नियम नंबर 1 के अनुसार 2 सार्थक अंक कहलाएगा, 5 सार्थक अंक कहलाएगा। लेकिन ये सभी जीरो सार्थक अंक नहीं होंगी। नियम संख्या 3 के अनुसार गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो जैसे आपको ये शून्य किसी गैर शून्य अंक से पहले दिए हुए हैं, इसलिए ये सार्थक नहीं होंगे। या अगर आप एक और एग्जाम्पल कहना चाहते हैं, जैसे आपको कहा गया 0.00001, आपको बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। अब देखिए नियम नंबर 1 के अनुसार 1 सार्थक है क्योंकि ये गैर शून्य अंक है। लेकिन ये सभी शून्य जो गैर शून्य अंक से पहले आए हैं सार्थक नहीं होंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 होगी और यहां सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 होगी। तो आपको 3 नियम समझ में आए। हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 4, किसी गैर शून्य अंक तथा दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए यहां शर्त क्या रखी गई है कि शून्य किसी गैर शून्य अंक तथा दशमलव बिंदु के बाद अगर आते हैं तो वे सार्थक होंगे। देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 5.000। देखिए नियम नंबर 1 के अनुसार 5 एक सार्थक अंक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए जो बाद में आने वाले जीरोज हैं ये गैर शून्य अंक तथा दशमलव के बाद आए हैं, जो कि हमारा नियम नंबर 4 था। किसी गैर शून्य अंक तथा दशमलव बिंदु के बाद आने वाले
सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये तीनों जीरो सार्थक अंक होंगे। तो बच्चों, इसमें सार्थक अंकों की संख्या अब कितनी आ जाएगी, जरा सोचकर बताइए। 4, 1 2 3 4। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए अब हम नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यदि शून्य गैर शून्य अंक के बाद तो हो, यदि शून्य गैर शून्य अंक के बाद तो हो, परंतु दशमलव बिंदु के बाद न आ रहा हो। देखिए, जो पहले नियम नंबर 4 वाली कंडीशन थी उसमें थोड़ा फेरबदल हो गया कि जीरो गैर शून्य अंक के बाद तो आ रहे हैं लेकिन दशमलव के बाद नहीं आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा 5 0 0 0। अब इन जीरोस को देखिए, ये गैर शून्य अंक के बाद तो आ रहे हैं लेकिन दशमलव बिंदु के बाद नहीं आ रहे हैं। तो यदि इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो वैज्ञानिक संकेतन लिखने के बाद आप सार्थक अंकों की गणना करेंगे। यानी पहले आपको इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। देखो बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन के बारे में मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप वैज्ञानिक संकेतन बनाना नहीं जानते तो आप उस वीडियो को देखिए और उसको समझिए। तो हम यहां अपने केस में आते हैं कि यदि इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आप उस संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। अब देखिए, इस संख्या को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं। देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं 5.0 into 10 to the power 3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5.00 into 10 to the power 3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5.000 into 10 to the power 3। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो सभी बातें मैंने बनाई ये वैज्ञानिक संकेतन में इस संख्या को लिखा गया। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ऐसा करने के बाद ये जो संख्याएं बनी हैं अब ये हमारे नियम नंबर 4 के अकॉर्डिंग हो गई है। यानी अब जीरो गैर शून्य अंक के बाद भी आ रहे हैं और दशमलव के बाद भी आ रहे हैं। तो अब आप यहां नियम नंबर 4 प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? कितने होंगे इसमें सार्थक अंक? क्या आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं आप इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 and 2, क्योंकि ये तो सार्थक अंक है ही नियम नंबर 1 के अनुसार। ये जीरो भी सार्थक होगी नियम नंबर 4 के अनुसार। इसी प्रकार यहां कितने सार्थक अंक होंगे? सोच लीजिए आप तब तक कितने सार्थक अंक होने चाहिए। 3। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां कितने सार्थक अंक होंगे। आप इसको समझ सकते हैं, यहां होंगे 4। अब देखो बच्चों, यहां एक बात याद रखना कि जब आप किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं और सार्थक अंकों की गणना करते हैं तो जो घात
प्रयोग की जाती हैं उनका सार्थक अंकों की संख्या से कोई संबंध नहीं होता है। यहां कोई भी पावर हो, इसका सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या आपको ये नियम नंबर 5 भी समझ में आया? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नियम नंबर 6 आ जाता है। रूल नंबर 6। देखिए, ये जो नियम है काउंटेबल मापन के लिए होता है। मैंने आपको बताया था इस वीडियो के शुरू में। तो यदि कोई माप काउंटेबल है तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। गिनती वाली मापों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 20 अंडे हैं, ठीक है? तो बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? अब देखिए, क्योंकि ये एक काउंटेबल माप है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। ठीक है बच्चों, आप समझ गए कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? अनंत, क्योंकि ये एक काउंटेबल माप है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन केले, या मैं कह देता हूं कि मेरे पास 12 केले हैं, तो बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो यहां भी सार्थक अंक अनंत होंगे, क्योंकि ये एक काउंटेबल माप है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको 6 नियम बताए जिनका प्रयोग करके आप सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहां मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं कि किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही यथार्थ होगी। जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, यथार्थता उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपसे यही एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि ये मैंने 3 माप दी हुई हैं, तीनों सेम है, तीनों न्यूमेरिकली 5000 है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा यथार्थ है? तो मैंने आपको परिभाषा अभी क्या बताई कि जितने ज्यादा सार्थक अंकों की संख्या होगी उतना ही ज्यादा यथार्थ मापन होगा। तो इस हिसाब से, क्योंकि सार्थक अंक 4 इनमें सबसे ज्यादा है, तो ये वाला मापन ही सबसे ज्यादा यथार्थ होगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि गणना करते समय सार्थक अंकों का उपयोग कैसे किया जाता है। जब आप रसायन विज्ञान में गणना करेंगे तो आप सार्थक अंकों का प्रयोग कैसे करेंगे? पहले हम बात करते हैं जोड़ व घटा, यानी एडिशन करते समय या सब्ट्रैक्शन करते समय। देखिए, एडिशन करते समय या सब्ट्रैक्शन करते समय हमारे फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही अंक हो सकते हैं जितने की दी गई संख्याओं में
दशमलव के बाद सबसे कम हो। ठीक है ना। देखिए, जब आप दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ेंगे या आप उन्हें घटाएंगे, तो जब आपका फाइनल उत्तर आएगा तो आपको ये देखना है कि हमारे प्रश्न वाली संख्याओं में डेसिमल के बाद सबसे कम अंक कितने हैं। तो हमारे आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। देखिए कैसे, आप इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि मैं 2.1 को 2.12 के साथ जोड़ देता हूं। 2.1 को 2.12 के साथ जोड़ देता हूं, तो मेरा आंसर आएगा 4.22। लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें सार्थक अंकों का उपयोग करना है। तो अब बताइए कि जो प्रश्न वाली ये दो संख्याएं हैं, इनमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक कितने हैं? 1। यहां 2 है, यहां पर 1 है। तो हमारे आंसर में भी दशमलव के बाद एक ही अंक रहना चाहिए। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 4.2। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 कहां चला गया? देखिए, इस 2 को हमने राउंडिंग ऑफ या निकटन के नियमों के आधार पर हटा दिया। राउंडिंग ऑफ या निकटन, देखिए आपने ये लोअर सेक्शंस में पढ़ा होगा कि यदि मुझे यहां तक का नंबर रखना है तो मैं इससे आगे का नंबर देखूंगा। अगर ये 5 से कम है तो मैं सिंपली बस इन सबको, आगे के जो नंबर है इन सबको हटा दूंगा और यहां कोई चेंज नहीं करूंगा, जैसे कि हमने इस आंसर में किया। लेकिन अगर ये वाला अंक, जहां तक हमें रखना है अंक को, उससे आगे वाला अंक, जस्ट आगे वाला अंक यदि 5 से बड़ा है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो इसको हटाते समय मैं इस नंबर में 1 जोड़ दूंगा, जिसको मैं रख रहा हूं, उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा। देखिए, पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि जहां तक हमको नंबर रखना है उससे जस्ट आगे वाला नंबर देखिए। अगर ये 5 से बड़ा है तो आप यहां 1 प्लस करेंगे, अगर ये 5 से छोटा है तो आप यहां कुछ भी प्लस नहीं करेंगे और आगे के सारे नंबर आप हटा देंगे। ठीक है ना। और यदि वो एग्जैक्ट 5 हो, देखिए हमने 5 से कम की बात पढ़ ली, 5 से ज्यादा की बात पढ़ ली, लेकिन अगर वो एग्जैक्टली 5 हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये एग्जैक्टली 5 है और यहां नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर ओड है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। गुणा व भाग करते समय, जब आप मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हो, गुणा व भाग करते समय अंतिम उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी प्रश्न की संख्याओं में सबसे कम हो। देखिए, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए
देखिए यहां हम दशमलव के बाद वाली बात नहीं कर रहे, यहां हम सभी पूरे सार्थक अंकों को देख रहे हैं। तो उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की प्रश्न में दी गई संख्याओं में सबसे कम हो। जरा इस बात को आप समझिए। देखिए मान लीजिए कि मैं 2.12 को मल्टीप्लाई करता हूं 2.1 से, ठीक है। तो देखिए 2 1 2 4 2 4 2 5 4 4, और क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं तो हमने यहां डेसिमल लगा दिया। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद उत्तर बना। अब देखिए जो प्रश्न में दी गई संख्याएं हैं इनमें 3 सार्थक अंक हैं और इसमें 2 सार्थक अंक है, ठीक है ना। तो हमारे आंसर में भी 2 से अधिक सार्थक अंक नहीं होने चाहिए। तो इसका मीनिंग हुआ कि हम केवल यहां तक की संख्या रख सकते हैं। तो ये वाली संख्याएं हटानी पड़ेंगी, और हटाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, निकटन का, राउंडिंग ऑफ का ध्यान रखना है। देखिए यहां तक मुझे रखना है, ये नंबर एग्जैक्टली 5 है। तो मैंने आपको 5 के बारे में क्या नियम बताया था कि अगर ये इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये ओड है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर होगा 4.4। तो देखिए बच्चों, आज के हमने टॉपिक में हमने जो सार्थक अंकों के बारे में सीखा है, इनका उपयोग करना सीखा है, निकटन के बारे में सीखा है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिए। धन्यवाद।